हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। आज जो है ये आपकी फ्लेमिंगो बुक जो उसका लेसन 6 है। आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट समरी। समरी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके कीवर्ड लेंगे। पहला कीवर्ड है इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का मीनिंग होता है जहाँ पे जो लेसन के अंदर यूज़ किया गया है वर्ड इनकैंडिसेंट लाइट्स मीन्स कि ऐसी लाइट्स जो है गर्म होने पर रोशनी दे, चकाचौंध रोशनी वाली लाइट्स। परवर्स होता है सिर्फ रे। टेलर मेड एक ऐसा आदमी जो अलग अलग कार्य करने में सक्षम हो, उसको टेलर मेड कहा जाता है। रिफ्रेन का मतलब जहाँ पे इस लेसन के अंदर पोइम या संगीत है। डी मेनर का जो होता मीनिंग व्यवहार। एचड होता है स्पष्ट रूप से चिन्हित करना। ब्लू ओवर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। सोफेस्टिकेशन दुनियादारी की समझ होना। कैटापुल्टेड ले आना मतलब कोई भी जैसे चीज़ है वो जैसे मूव्ड एक जगह से दूसरी जगह वो ले आना, उसको कहते हैं कैटापुल्टेड। लोशंस एंड पोशंस जो है सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स हैं। इन दोनों ये दोनों सिनोनिम हैं, दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन लेसन के अंदर जो लोशन का मीनिंग जहाँ पे मिक्सचर है, मिश्रण है, और पोशंस का जो मीनिंग जहाँ पे मात्रा है, डोजेज है। सो अशोका मित्रन जो एक तमिल राइटर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है माई ईयर विद द बोस। ये जो लेसन है पोइट्स एंड पैनकेक्स उसका एक अंश है। इन्होंने जो अपना इनके जो बॉस थे एस वसन, उनके साथ इन्होंने काम किया था। तो अपने उन दिनों के बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं जब ये जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। तो जेमिनी स्टूडियो जो आप जहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडियो की पिक है, वाज सेटअप इन 1940 के अंदर जो इनको जेमिनी स्टूडियो को सेटअप किया गया था। एस वासन इसके फाउंडर थे। और जो फिर जो राइटर है इस चैप्टर के अंदर जो बात करता जो है मेकअप रूम की बात करता है। जो मेकअप रूम जो इस स्टूडियो का था, ये किसी टाइम ये कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव का जो स्टेबल हुआ करता था, वहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। आज वो जो है ऊपरी मंजिल पे जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम है। मेकअप रूम जो था वो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, जहाँ पे लाइट्स होती थी ऑल एंगल्स, हर एंगल्स के ऊपर। और दोज इनकैंडिसेंट लाइट्स मतलब गर्म होने पर रोशनी देने वाली लाइट्स थी। और दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो सब्जेक्ट मेकअप के लिए जाते, हैड टू बेयर द टेरिबल हीट ऑफ दिस लैम्प्स, उनको इन लैम्प्स की टेरिबल हीट को बियर करना पड़ता था। तो राइटर ने इसको फायरी मिजरी कहा है इस चीज़ को कि कहते। फिर जो राइटर बताता है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये नेशनल इंटीग्रेशन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी। क्यों? बिकॉज वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्कड देयर। भारत के अलग अलग देशों से जो थे वर्कर वहाँ पे काम करते थे। बताया गया है लेसन के अंदर कि इसके जो मेकअप डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो पहले बंगाली थे, फिर उसके बाद महाराष्ट्रियन बने। और उनको जो असिस्ट करने वाला था ये धारवर कनिडिगा था, एक आंध्रा था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मीज थे, और यूजल लोकल तमिल्स थे। ये जो सारे मिलकर एक राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे, क्योंकि ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग क्षेत्र से थे। फिर जो राइटर है वो कहता है कि इसके मेकअप जो है वहाँ पे एक हायरार्की, स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक वहाँ पे क्रम मेंटेन किया जाता था। इसका क्रम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी वाज फॉलोड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी जो है फॉलो किया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। द सीनियर्स डिड द मेकअप ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जो सीनियर थे ये मेकअप करते थे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का, वाइल जूनियर डिड द मेकअप ऑफ अदर प्लेयर्स, जो जूनियर थे ये दूसरे प्लेयर्स का मेकअप करते थे। और जो मेकअप ऑफ द क्राउड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। द दोज हु प्ले द रोल ऑफ क्राउड वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकअप बॉय। मतलब जो लोग भीड़ का रोल करते थे, वी कैन से दैट द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। जो क्राउड जो लोग क्राउड का रोल करते थे उनका जो मेकअप है ऑफिस बॉय करता था। तो आप देख सकते हैं जेपी ऑफिस बॉय जो है मेकअप कर रहा है। तो उसके बाद जो राइटर है वो है अपने बारे में बताता है। द राइटर वाज सीन ऑल द टाइम, उसको जो देखा जाता था क्या, टेकिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, उनको लेते हुए, एंड कीप देम इन ए फाइल,
वो राइटर को देखा जाता था कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग को लेते हुए और उनको फाइल में रखते हुए। अब जो भी लोग उनको देखते वो सोचते कि शायद राइटर कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हर कोई जो है राइटर के छोटे से कमरे में आता, उसको कोई ना कोई आदेश सुना के चला जाता। इसके बाद जो है राइटर जो है बात करता है कोटमंगलम सुब्बू की। कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 पर था, लेकिन राइटर कहता है जो ऑफिस बॉय है वो कोटमंगलम सुब्बू को ही जिम्मेवार मानता है कि उसके जो भी दुख थे, जो भी चिंताएं थी, उसके लिए वही जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस बॉय है, ही हैड ज्वाइन द स्टूडियो इन द होप टू बिकम ए स्टार एक्टर, ए टॉप स्क्रीन राइटर, ए लिरिक राइटर, ए डायरेक्टर। जो ऑफिस बॉय था उसने जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था एक स्टार एक्टर बनने के लिए, टॉप स्क्रीन राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, या लिरिक राइटर बनने के लिए। बट ही कुड बिकम नथिंग बट एन ऑफिस बॉय, परंतु वो कुछ नहीं बन पाया, एक ऑफिस बॉय ही बन पाया। सो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वो जो था इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गया, और वो अपना जो एंगर है, ही ऑलवेज शोज हिज एंगर ऑन द कोटमंगलम सुब्बू, वो जो अपना एंगर है कोटमंगलम सुब्बू के ऊपर शो करता है। उसके बाद जो है राइटर जो है, जहाँ पे इस लेसन के अंदर कोटमंगलम सुब्बू के बारे में जो है बहुत ज़्यादा बताया गया है। वाई? बिकॉज कोटमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। जो है अब कोटमंगलम सुब्बू जो नंबर 2 पर था जेमिनी स्टूडियो पे, वो उसके बाद नंबर 2 पर वही था। वो था तो वो एक क्लर्क, वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन जितना भी वो जो बोस के बाद नंबर 2 पे वही आदमी था। अब वाई ही वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो? बिकॉज ही हैज़ सम स्टर्लिंग क्वालिटीज ऑफ हिज ओन, उसके अंदर कुछ अपनी विशेष उत्कृष्ट गुण थे, जिसके कारण वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 था। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो हम कह सकते हैं कि वो फिल्मों में जो है अलग अलग काम करने योग्य था। टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बड़ा अमेजिंग एक्टर था। बट एवर रोल ही नेवर एस्पायर्ड लीड रोल, उसने कभी भी एक जो है लीड रोल की जो है उसने कामना नहीं की है। बट एवर रोल ही प्लेड बेटर देन द मेन प्लेयर्स, जो भी वो रोल उसको दिया जाता वो उनसे जो है रोल वो बढ़िया करता। ही वॉज आल्सो वेरी गुड पोइट, जो है कोटमंगलम सुब्बू एक बहुत अच्छा पोइट था। बट जनरली ही रोट फॉर द मासेस, वो है आम लोगों के लिए वो जो है लिखता था। और मोर ओवर हिज हाउस वाज द परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस, उसका जो घर था, जो भी उसको जानने वाले थे, उनका एक परमानेंट जो है निवास स्थान था। वी कैन से दैट ही वॉज वेरी लॉयल टू बोस, वो अपने बोस के प्रति बहुत लॉयल था। ही वाज आल जो था वो चीयरफुल रहता था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसकी जो एक एबिलिटी थी खुश रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कोटमंगलम सुब्बू के अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण वो नंबर 2 पर था। फिर राइटर जहाँ पे एक लीगल एडवाइज़र की बात करता है। लीगल जो एडवाइज़र था ये एक स्पॉइल स्पोर्ट पर्सन था, ये रंग में भंग डालने वाला पर्सन था। और एक बार इसने क्या किया कि अपनी एक गलती से एक बहुत जो है ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, उसका कैरियर इसने स्पॉइल कर दिया। एक बार इस एक्ट्रेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्से के अंदर बहुत जो है प्रोड्यूसर को जो उसके ऊपर उसको फटकार लगाना शुरू कर देती है, टिरेड करती है। और इसने क्या किया, जो साउंड इक्विपमेंट है उसको, उससे इसका जो है इसका जो है जो शब्द बोल रही थी उनको रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। और जब इसका गुस्सा शांत हुआ तब इसने वो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, और जब इसने एक्ट्रेस ने सुना तो ये अवाक रहेगी। उस दिन के बाद इसने अपना जो है कैरियर छोड़ दिया। तो इस तरह से, और जहाँ पे ये भी बताया गया है जो लीगल एडवाइज़र है ये दूसरे लोगों से भी अलग दिखता था। दूसरे लोगों से अलग क्यों दिखता था? क्योंकि जो अदर्स थे वो एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म पहनते थे। वो कौन सी यूनिफॉर्म थी? जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जितने भी जो लोग थे वो सारे एक काइंड ऑफ धोती, खादी धोती पहनते थे और वाइट खादी शर्ट पहनते थे। बट द लायर्स वोर पैंट्स एंड टाई, जो लायर है ये पैंट और टाई पहनता था। समटाइम्स ही वोर ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, कई बार वो एक इस प्रकार का कोट पहनता था जो एक कवच की भांति प्रतीत होता था। तो सीधी सी बात, जो कैसे लग था, क्योंकि
क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर सभी लोग खादी धोती और वाइट खादी शर्ट पहनते थे, लेकिन लायर क्या पहनता था, पैंट्स और टाई पहनता था, और कई बार वो एक कोट पहनता था जो लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, एक कवच की भांति प्रतीत होता था। फिर जो राइटर है इसके अंदर वर्णन करता है विजिट ऑफ फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीआर्मेंट आर्मी, तो इसकी विजिट का वर्णन करता है। लेकिन इसकी विजिट का वर्णन करने से पहले जो है राइटर हमें बताता है जेमिनी स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग थे उनका कोई भी पॉलिटिकल एफिलेशंस नहीं था, वो राजनीति से कोई भी संबंध नहीं रखते थे। तो बट जितने भी, हाँ, वो गांधी के जो खादीवाद को बहुत फेवर करते थे, बट जो एक टर्म है कम्युनिज्म, उससे वो घृणा करते थे ये लोग जो हैं। तो उसके बाद जो है राइटर कम्युनिज्म क्या होता है, तो कम्युनिज्म द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट आउन्स एंड कंट्रोल्स ऑल फैक्ट्रीज फार्म सर्विस एटसेट्रा एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक राजनीतिक सिस्टम है जिसमें जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सारी फैक्ट्रीज, सारे खेतों को, सारी सेवाओं को खुद नियंत्रण में लेती है और हर किसी को जो है इक्वली ट्रीट करती है, या हर किसी को उसकी योग्यता के आधार पर उसका अंश प्रदान किया जाता है, तो इसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो इसके बाद जो है राइटर वर्णन करता है वहाँ पे फ्रैंक बुचमैन्स मोलर रीआर्मेंट आर्मी का। ये लोग 1952 के अंदर जेमिनी स्टूडियो में आए और इसके अंदर 200 मेंबर थे। जेमिनी स्टूडियो को लोगों ने इनको समझा कि ये एक इंटरनेशनल सर्कस के मेंबर हैं, परंतु इनका सर्कस से कोई भी दूर तक लेना देना नहीं था। इन्होंने जेमिनी स्टूडियो के अंदर 2 जो प्ले हैं वहाँ पे इन्होंने अभिनय किए। एक प्ले का नाम था जोथम वैली, दूसरे प्ले का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। जेमिनी स्टूडियो के लोग जो वहाँ पे 650 लोग काम करते थे, ये सारे के सारे लोग उन प्लेस को बार बार देखते थे, उन प्लेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब ये बहुत ज़्यादा क्यों प्रभावित थे, क्योंकि जितने भी उसके बाद जेमिनी स्टूडियो के अंदर तमिल प्ले किए गए उन सभी में सनराइज और सनसेट का सीन होता, उसी तरह से जैसे जोथम वैली के अंदर वो सीन दिखाया गया था, और एक जैसे वहाँ पे खाली स्टेज थी वैसे ही वहाँ पे खाली स्टेज दिखाई जाती, और एक वाइट बैकग्राउंड कर्टन और जो है बैकग्राउंड होती वहाँ पे वाइट होती, वाइट पर्दा लगा होता, और ट्यून प्लेड ऑन फ्लूट, और वहाँ पे जो है बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई देती बैकग्राउंड में। तो जोथम वैली की भांति जो जोथम वैली के अंदर सनराइज सनसेट का सीन होता और खाली स्टेज होती, वाइट बैकग्राउंड होती, और ट्यून भी जो है ट्यून ऑफ फ्लूट भी प्ले की जाती बैकग्राउंड के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो इस MRA मोरल रीआर्मेंट आर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिर इसके बाद जो है लास्ट में जो है राइटर वर्णन करता है एक अननोन विजिटर का। वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक दिन फ़ोन की जो घंटी बजी तो पता चला कि कोई पोइट इंग्लैंड से आ रहा है। जब ये पोइट आया तो इसका वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के अंदर बहुत बड़ा स्वागत किया गया। जेमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर हैं मिस्टर SS वासन, उन्होंने एक लंबी स्पीच दी इनके स्वागत में। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे 1 घंटा भाषण दिया, लेकिन इनका जो एक्सेंट जो था, हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। इसका जो एक्सेंट था किसी को समझ नहीं आया। इसका एक्सेंट हम कह सकते हैं टोटली अनइंटेलिजिबल टू हिज लिसनर्स, मतलब उनकी समझ से परे था। तो उन किसी को कोई नहीं पता लगा कि ये कौन आदमी है, इसने क्या कहा। सो हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उसकी जो विजिट है एक अनसुलझा रहस्य बन के रहेगी। कुछ दिनों के बाद जो राइटर है, एक द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, वहाँ के अंदर एक जो है आर्टिकल छपता है, वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट है जो ब्रिटिश पीरियडिकल, एक ब्रिटिश मैगजीन जिसका नाम द इनकाउंटर है, उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ऑथर भी इसके अंदर अपना ऐसे लिखना चाहता था। फिर ऑथर ने कहा कि पहले क्यों ना ऐसे लिखने से पहले इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो ऑथर जो है वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पे वो इनकाउंटर की कुछ फ्रेश कॉपीज़ पाता है, और वहाँ से उसको पता चला कि जो इंग्लिश विजिटर जो जेमिनी स्टूडियो में आया था कोई और नहीं, वो स्टीफन स्पेंडर था। तो ऑथर को उस दिन ऐसे लगा कि जैसे उसका कोई खोया हुआ भाई मिल गया। तो ये आप स्टीफन स्पेंडर की एक पिक देख सकते हैं। उसके बाद जब ऑथर जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था
तो कई दिनों के बाद वो एक फुटपाथ पे जाता है, वहाँ पे किताबों बुक्स का ढेर लगा होता है। वहाँ एक बुक होती है उस ढेर के अंदर जिस बुक का नाम होता है द गोड दैट फेल्ड। ऑथर उस किताब को 50 पैसे में खरीद लेता है। तो ऑथर जब उस बुक को देखता है, इस बुक के अंदर क्या था, द गोड दैट फेल्ड क्या थी, इट रेफर्स टू द बुक इन विच एसेस वर रिटन बाय 6 एमिनेंट मैन ऑफ द लेटर्स। ये वो बुक थी जिसके अंदर ऐसे लिखे गए थे 6 प्रसिद्ध जो है राइटर्स के द्वारा। और उनमें से जो एक था वो स्टीफन स्पेंडर था। इस बुक के अंदर क्या था बताया गया, इस बुक के अंदर बताया गया था डिसइल्यूजनमेंट, रिटर्न ऑफ द राइटर्स। डिसइल्यूजनमेंट होता है निराशाजनक वापसी, उनकी बताई गई थी राइटर्स की, विद द वेव ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिज्म, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के विरुद्ध। एक्चुअल जो है राइटर को अब पता चला जो एमआरए थी, मोरल री आर्मेंट आर्मी, वो एक तरह से काउंटर मूवमेंट थी कम्युनिज्म की, वो कम्युनिज्म की विरोधी मूवमेंट थी। तो इसलिए जो है जो राइटर है अब उसको ये बात क्लियर होगी कि अब उसको ना तो स्टीफन स्पेंडर के बारे में कोई अब उसका रहस्य उसके मन में था, और अब उसको ये सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।